हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है और पिछली बार आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि किस तरह से लाइफ के ओरिजिन के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आने वाले चेंजेस के बारे में सभी लोगों की अपनी अपनी थ्योरीज हैं, अपने अपने विश्वास हैं और इन्हें मानने में कोई बुराई भी नहीं है, इनकी अपनी सिग्निफिकेंस है। लेकिन हकीकत यह है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस तो आए हैं और ये चेंजेस कैसे आए हैं ये जानने में हमको एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इंटरेस्ट रहता है। तो देखो, सबसे पहले जैसे ही एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, हमारे सामने एक नाम आता है चार्ल्स डार्विन का। और इनकी कही हुई बातों को सुनना एवोल्यूशन के बारे में समझने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एवोल्यूशन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म समय के साथ बदल रहे हैं, ये तो हमने देख लिया, ये बात तो एक्सेप्ट कर ली। लेकिन ये किस बेसिस पे बदल रहे हैं, इन चेंजेस का मैकेनिज्म क्या है, इसके लिए डार्विन ने हमें बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही प्यारी सी थ्योरी दी थी, जिसके बारे में आज हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो डार्विन ने क्या क्या बताया था ये इस चैप्टर में हम देखेंगे ही, लेकिन चलो शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की जो बात की थी उसका एसेंस क्या है, उसका सार क्या है। तो देयर हैज बीन ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, बिल्कुल। एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका क्या मतलब है कि किसी भी पॉपुलेशन को देखो, सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स हैं, उनको आपस में देखो, तो जब एक ही स्पीशीज़ के होते हैं वैसे तो मॉर्फोलॉजिकली, फंडामेंटली वो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर होते हैं। अरे इतने सिमिलर होते हैं कि आपस में वो इंटरब्रीड कर लेते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन किसी भी पॉपुलेशन या पॉपुलेशन के छोटे से टुकड़े को भी देखोगे तो इतना तो आपको पता लग जाएगा कि एक पॉपुलेशन के सभी मेंबर्स कभी आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम नहीं होते। आप क्लास में बैठे हो, पढ़ रहे हो, चारों तरफ देखोगे, अपनी क्लास के बच्चों को देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि एक ही पॉपुलेशन के मेंबर्स में आपस में कितनी डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो आप में और क्लास के दूसरे बच्चों में अलग होंगे, जो आपको एक दूसरे से अलग बना देते हैं, डिसिमिलर बना देते हैं, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स हम वेरिएशंस कहते हैं। सो वेरिएशन मीन्स एक पॉपुलेशन के मेंबर्स जिन बेसिस पे, जिन कैरेक्टर्स में आपस में डिफर कर रहे हैं, वही वेरिएशन है। अच्छा, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच एनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशंस, चाहे क्लाइमेट की बात हो, फूड की या फिजिकल फैक्टर्स की, outbreed others that are less endowed to survive under such natural conditions। तो एक ही सेंटेंस में डार्विन की दी हुई पूरी बात को सिंपली अगर हमें स्टेट करना हो तो बात यही है कि भाई एक पॉपुलेशन में आपस में सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ वेरिएशंस ऐसी भी होंगी जो किसी को किसी दूसरे से सुपीरियर बना देंगी, उससे बेटर बना देंगी। अब देखो, अपने सराउंडिंग्स में रहना है, अपने हैबिटेट में रहना है, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ तो फेस करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि फिजिकल फैक्टर्स अनफेवरेबल हो जाएं, जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए, बहुत सर्दी हो जाए, बहुत गर्मी हो जाए, बहुत बरसात हो जाए। हो सकता है कि रिसोर्सेज की कमी हो जाए, फूड की, स्पेस की स्कैर्सिटी हो जाए। तो अब ऐसे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे, कुछ वेरिएशंस ऐसी होंगी जिनके कारण पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स को सर्वाइव करने में आसानी होगी, उनके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो उन्हें अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने में मदद करेंगे, और इन्हीं को हम बाकी मेंबर्स से सुपीरियर मान लेंगे। देखो यार, सक्सेस जो वर्ड है, इंग्लिश में तो इसका मतलब अलग ही होता है, लेकिन बायोलॉजी में इसका अलग ही मतलब निकल कर आता है। सक्सेस का मतलब सिंपली यही है कि आपके चारों तरफ अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, आपके चारों तरफ अगर रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको अपनी पॉपुलेशन के दूसरे मेंबर्स के साथ कॉम्पिटिशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरे लोगों को भी वही चीज़ चाहिए जो आपको चाहिए, खाना सभी को चाहिए, और एक पॉपुलेशन के मेंबर्स को तो सिमिलर रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, तो आपस में कॉम्पिटिशन रहता है। अब इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, या अगर थोड़ी भी ऊंच नीच हो जाए, चारों तरफ सराउंडिंग्स में अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाए, तो वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए जिसके पास ज़्यादा एबिलिटी होती है वो ही होता है सक्सेसफुल, और हम बोलते हैं कि उसकी फिटनेस ज़्यादा है। सो अनदर वर्ड यूज्ड इज फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन में कोई एक ऐसा है जो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहा है, सपोज बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, हम बहुत ज़्यादा एक कोल्ड हैबिटेट में रह रहे हैं, तो वहाँ पर जिस पॉपुलेशन का जो ऐसा मेंबर होगा जो कि सर्दी को आसानी से झेल जाएगा, जो कि सर्दी की वजह से क्रिपल नहीं होगा, जो ठंड में भी चल फिर सकेगा, चारों तरफ घूम के अपने लिए रिसोर्सेज एक्वायर कर सकेगा, अल्टीमेटली इसी के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो बस जो ज़्यादा रेजिस्टेंट है, जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की एबिलिटी रखता है, ऐसी वेरिएशन पोजेस करने वाला इंडिविजुअल ज़्यादा फिट कहलाएगा, और अल्टीमेटली यही सर्वाइव करेगा। एवोल्यूशनरी फोर्सेस उसी के फेवर में काम करेंगी। सो द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन refers ultimately and only to reproductive fitness। अब फिटनेस का ये मतलब नहीं है कि हम बढ़िया रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं, हम बड़े मज़े में जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं है।
फिटनेस का यही मतलब है कि जो सर्वाइव करेगा आखिर वो ही ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएगा। और समय के साथ हम देखेंगे कि ऐसे ही इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जिसकी फिटनेस ज़्यादा है उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी ज़्यादा होगी, सर्वाइव करेगा तो रिप्रोड्यूस भी कर पाएगा, और उसी के ज़्यादा यंग वंस आने वाली जनरेशन्स में हमको देखने को मिलेंगे। तो डार्विन ने असल में सक्सेस किसे माना है कि आप सर्वाइव तो करो ही करो, साथ ही साथ ज़्यादा रिप्रोड्यूस भी करो, और जिसके ज़्यादा यंग वंस पीछे छूटेंगे बस उसी के जैसे ज़्यादा इंडिविजुअल्स आने वाली पॉपुलेशंस में, आने वाली जनरेशन्स में हमको नज़र आने वाले हैं। These therefore will survive more and hence selected by nature. उन्हीं की वेरिएशंस आने वाली जनरेशन्स में हमको ज़्यादा नजर आएंगी जिन्होंने ज़्यादा रिप्रोड्यूस किया है, और रिप्रोड्यूस करने के लिए सर्वाइव करना सबसे पहले ज़रूरी है। He called this natural selection and implied it as a mechanism of evolution. तो डार्विन का कहना था कि एवोल्यूशन का मैकेनिज्म यही है जो ज़्यादा फिटनेस शो करता है, जो अपनी सराउंडिंग्स के साथ तालमेल बिठाकर चारों तरफ की कंडीशंस में एडजस्ट करके रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशंस बीत जाने के बाद रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने यंग वंस पीछे छोड़ के जा सकता है अपने मरने के बाद भी। उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, उसी को नेचर फेवर करता है, और एवोल्यूशन भी उसी की दिशा में चलता है जिसकी फिटनेस ज़्यादा है, जिसको नेचर ने प्रेफरेंस दिया। Let us also remember that Alfred Wallace, a naturalist who worked in Malay archipelago, had also come to similar conclusions around the same time. तो हाँ, हमको वॉलेस का नाम भी याद रखना चाहिए क्योंकि अराउंड डार्विन के ही सेम टाइम पे ये थे। हालांकि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के साथ हम डार्विन के नाम को ही ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, डार्विन ही ज़्यादा फेमस है, बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है, लेकिन असल में वॉलेस भी इसी टाइम के अराउंड सिमिलर आइडियाज़ पर एवोल्यूशन के बारे में पहुँच रहे थे और डार्विन से काफ़ी प्रभावित भी थे। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिकॉग्नाइजेबल। तो इन्हीं सारी प्रोसेसेस के चलते हुए समय के साथ लाइफ फॉर्म्स में चेंजेस आते हैं और हमें टाइम बीतने के बाद नए नए लाइफ फॉर्म्स अराइज हो रहे हैं ऐसा नज़र आता है। हालांकि पुराने लाइफ फॉर्म्स में से ही वो नए लाइफ फॉर्म्स बन रहे हैं, कोई लाइफ का नया ओरिजिन नहीं हो रहा है, सिर्फ पुराने ऑर्गेनिजम्स में से नेचुरल सिलेक्शन की वजह से छटते जा रहे हैं। जो भी सिलेक्शन प्रेशर वो फेस कर रहे हैं उसकी वजह से छटते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज बदलती जा रही हैं। एवोल्यूशन जो फिट इंडिविजुअल्स हैं, जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स हैं, उनकी दिशा में जा रहा है, उनको प्रेफरेंस दे रहा है, और अल्टीमेटली नए लाइफ फॉर्म्स इन्हीं फोर्सेस की वजह से समय के साथ अराइज होते हैं। All the existing life forms share similarities, they share common ancestors. तो at any point in time हम ऐसा नहीं देखेंगे कि अर्थ पे अचानक से दोबारा से लाइफ ओरिजिनेट हो गई। लाइफ का ओरिजिन एक ही बार हुआ और फिर वहीं से सारे के सारे लाइफ फॉर्म्स डाइवर्ज होते चले गए। एवोल्यूशन के कारण वहीं से इतने सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बने, तो वो आपस में कॉमन एंसेस्टर तो शेयर करते ही करते हैं। बस ये कॉमन एंसेस्टर अर्थ की हिस्ट्री में डिफरेंट पीरियड्स पर प्रेजेंट थे, चाहे वो इपॉक हो, पीरियड हो या एरा हो। तो समझ जाओ, आपको किसी दो ऑर्गेनिज्म में बहुत सिमिलैरिटी दिख रही है, बहुत क्लोज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिख रहा है, तो आप मानोगे कि इनका कॉमन एंसेस्टर है, और ये कॉमन एंसेस्टर काफ़ी रीसेंट रहा होगा, तभी आज भी वो एक दूसरे से इतने सिमिलर दिख रहे हैं। लेकिन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में रिलेटेड है, तो अगर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उतना क्लोज नहीं है, उन दोनों को देखकर हमको उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र नहीं आती। जैसे एक ब्लू व्हेल है तो कितनी बड़ी होती है, एक्वेटिक होती है, पानी में रहती है, उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग, और एक चूहा है, उसका तो पूरा बिहेवियर, मॉर्फोलॉजी सब कुछ अलग ही है। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करके देखोगे तो इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपस में क्लोज है तो आखिर दोनों मैमल ही। तो यही देखना हमारे लिए बहुत फैसिनेटिंग और बहुत सरप्राइजिंग हो जाता है कि कैसे एक ही पॉइंट से इतने अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज होते हैं, और एवोल्यूशन की फोर्सेस कितने फैसिनेटिंग तरीके से, कितनी तेज़ी से काम करती हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर से देखो कुछ समय बाद हमें ब्लू व्हेल भी मिली और उसी एंसेस्टर से निकल कर आया एक छोटा सा चूहा भी। So, a common permissible conclusion is that Earth is very old, not thousands of years as was thought earlier, but billions of years old. तो इतने ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आने में ऑब्वियसली बहुत लंबा समय लग जाएगा। एवोल्यूशन की फोर्स झटके में काम नहीं करती, ये ग्रेजुअल चेंजेस हैं जो कि एक पर्टिकुलर दिशा में चलते हैं। तो देखो भाई, एक मैमल था, उसमें से ही सारे मैमल बने, तो अब हमारे पास उनमें से कुछ को समुद्र में रहना पड़ा, उनमें से कुछ को ज़मीन में रहना पड़ा, सपोज ह्यूमन सेटलमेंट्स में रहना पड़ा। तो वहाँ पर सरवाइव करने के लिए उनको अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ फेस करनी पड़ी, और इन्हीं सिलेक्शन प्रेशर्स की वजह से अलग अलग दिशाओं में वो लोग इवॉल्व हो गए थे। सो दैट इज़ वाई ये तो हमको मानना ही पड़ेगा कि जो कहानियाँ हमने सुनी हैं कि अर्थ 2000 साल पहले, 4000 साल पहले या 10,000 साल पहले बनी है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल
इंडिविजुअल्स जो आज एक दूसरे से इतने अलग हैं, इतने कम समय में तो एक कॉमन एंसेस्टर से निकलकर और इतनी अलग दिशाओं में जा नहीं पाए होंगे। So, in this podcast, we are going to begin with the evidences of evolution, क्योंकि obviously ये इतनी लंबी कहानी है, इतनी पुरानी कहानी है, कब से चली आ रही है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए ह्यूमन बींग्स तो यहाँ पर नहीं थे। हम लोगों को तो अभी सिविलाइज हुए 10-12 हज़ार साल हुए हैं। तो जब हमने कोई चीज़ ऑब्जर्व ही नहीं की, जब कोई घटना हमारे आंखों के सामने हुई ही नहीं है, तो उसके बारे में जानना हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए हमको चाहिए होते हैं एवोल्यूशन के एविडेंसेस। अब एवोल्यूशन हुआ है ये तो हमको मालूम है, लेकिन कैसे हुआ है और जो टाइम स्केल है वो किस हिसाब से लेके चलना है, ये हमें एवोल्यूशन के एविडेंसेस ही बताते हैं। यानी अपने चारों तरफ देखकर हमें कई जगहों से ये सबूत मिलता है, एविडेंस मिलता है कि हाँ एवोल्यूशन तो हुआ है, और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो evidence that evolution of life forms has indeed taken place on Earth has come from many quarters. Fossils are remains of hard parts of life forms found in rocks. तो fossils सबसे common evidence है evolution का। हम अपने चारों तरफ life forms देख रहे हैं, अलग अलग तरह के animals देख रहे हैं, लेकिन हमें fossils के अंदर प्रिजर्व हुआ किसी और ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्केलेटन मिलता है, किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की हड्डियां मिलती हैं जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये तो साफ साफ एविडेंस है कि हमारे आने से पहले और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर रहते थे जो कि आज नहीं पाए जाते हैं। और अगर जो पहले पाए जाते थे वो आज नहीं पाए जाते, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आज दिख रहे हैं वो हमको कल ना मिलें। तो इसीलिए एवोल्यूशन तो हमारे अर्थ पर होता ही रहा है, और फॉसिल्स को देखकर हमें इसका बिल्कुल पुख्ता, बिल्कुल सॉलिड सबूत मिल जाता है, जहाँ पर हमें पहले जीवित जो थे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के पार्ट्स ही मिल गए जो कि पत्थरों में प्रिजर्व हो गए थे। अब किस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं ये तो आप जानते ही हो। मिट्टी की एक के ऊपर एक लेयर, एक के ऊपर एक लेयर इकट्ठी होती चली जाती है। अब जब वहाँ पर लाइफ थ्राइव कर रही होगी तो उन मिट्टी की लेयर्स में कुछ लाइफ फॉर्म्स भी फंस गए होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स भी रह गए होंगे, और इन पत्थरों में फंसकर, इन चट्टानों में फंसकर बहुत दिनों तक ये प्रिजर्व्ड रहते हैं। जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के वो तो गल जाते हैं, लेकिन जो हार्ड पार्ट्स हैं, स्केलेटन्स हैं, प्लांट्स की अगर बात करें तो पोलन ग्रेन्स हैं, ये सारी चीज़ें बची रह जाती हैं। और हमें आज जब देखने को मिलती हैं तो हमें एक एविडेंस मिलता है कि हाँ ऐसे लाइफ फॉर्म्स भी अर्थ पर थे जो आज हम नहीं देख पा रहे हैं। So, rocks form sediments and a cross-section of Earth's crust indicates the arrangement of sediments one over the other during the long history of Earth. तो देखो, अगर एक के ऊपर एक लेयर्स के इकट्ठा होने से सेडिमेंट्री रॉक बना है, तो ये तो सीधी सीधी बात है कि अगर हम अर्थ का क्रॉस सेक्शन देखेंगे, जो जितना ऊपर मिलेगा वो उतना रिसेंट होगा, और जो जितना गहरा गढ़ा हुआ होगा, जो हमें जितनी ज़्यादा गहराई पे मिलेगा वो उतना ही पुराना है। तो हम इन फॉसिल्स को देखकर ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस समय पर पाए जाते थे, कितने पुराने हैं। Different aged rock sediments contain fossils of different life forms who probably died during the formation of these rocks, the particular sediment. Some of them appear similar to modern organisms. They represent the extinct organisms. तो जैसे डायनासोर हैं, वो 65 मिलियन ईयर्स अगो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन आज हम उनके बारे में इतना कैसे जानते हैं? इसीलिए क्योंकि हमें उनके रिमेन्स मिले, और उनको एनालाइज करने के बाद, उनको देखने के बाद डायनासोर्स कैसे होंगे इसके बारे में हमने अंदाज़ा लगाया। So, a study of fossils in different sedimentary layers indicates the geological period in which they existed. The study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time scales. कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो एक पर्टिकुलर टाइम में ही पाए जाते थे और उससे ऊपर नीचे वो हमको नहीं मिले। जैसे कि डायनासोर्स एक पर्टिकुलर पीरियड में अर्थ में मिलते थे, जिसके बाद वो वाइप आउट हो गए। Hence, new life forms have arisen in different times in the history of Earth, and this is called paleontological evidence. तो फॉसिल्स की स्टडी को हम पेलियोंटोलॉजी कहते हैं, और फॉसिल्स को जब हम एवोल्यूशन के एविडेंस के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो इसको पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस का नाम दिया जाता है। लेकिन ये तो हो गए पुरानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के जो पार्ट्स हमको किस्मत से मिल गए वो। लेकिन हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आज हमको जीवित नज़र आ रहे हैं, उनको देखकर भी एवोल्यूशन के बारे में पता लगाने के तरीके हैं। So, embryological support for evolution was also proposed by Ernst Haeckel based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adult. तो Ernst Haeckel ने हमें evolution के लिए एम्ब्रियोलॉजी को देखने के बारे में बताया था। उनके अनुसार अगर आप एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को देखते हो तो आपको एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में एवोल्यूशन की कहानी देखने को मिलती है, क्योंकि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो,
शुरू तो वो भी एक ही सेल से हुआ है। हमारी बॉडी में कितने सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हैं, जाने कौन से टिश्यू हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करके हमें जीवित रखते हैं। लेकिन असल में हमारी लाइफ भी जब शुरू हुई थी, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम, तो अपने फादर के एक स्पर्म और मदर के एक एग से ही बने थे। एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से ही हमारा जीवन शुरू हुआ था, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बना। तो अब इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और उस सिंगल सेल्ड जाइगोट के बीच का जो सफ़र है, उसको जब हम ऑब्जर्व करेंगे, इसको एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में ले सकते हैं। और वहाँ पर कई सारी स्टेजेस आपको ऐसी नज़र आएंगी। अगर एक ह्यूमन बेबी की बहुत अर्ली स्टेज देखो, ह्यूमन एम्ब्रियो की अर्ली डेवलपमेंट की स्टेज देखो, तो वहाँ पर आपको लगेगा ही नहीं कि ये डेवलप होने के बाद एक ह्यूमन बीइंग बनने वाला है। कई स्टेजेस पे वो दूसरे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज को रिजेंबल करता है। तो वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आ जाते हैं? हमारे फिशेस हैं, एम्फिबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, मेनली यही आते हैं। तो इसीलिए एम्ब्रियोलॉजी को देखकर उन्होंने इसे एवोल्यूशन का एक एविडेंस माना, क्योंकि जब वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि अगर आप एक मैमल का ही एम्ब्रियो क्यों ना देखो, उसके डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज में आपको वो फिश जैसा नजर आएगा, विच रिप्रेजेंट्स कि फिशेज और मैमल्स आपस में कितने क्लोजली रिलेटेड हैं। अब हमें तो लंग्स की मदद से ब्रीदिंग करनी होती है, हमें तो रेस्पिरेशन के लिए गिल्स वगैरह चाहिए नहीं, पानी में हम रहते नहीं हैं। लेकिन हमारी जो फिशेज होती हैं, ये तो फंडामेंटली एक्वेटिक होती हैं, पानी में ही रहती हैं। और हम देखेंगे कि अगर आप एक ह्यूमन बीइंग के एम्ब्रियो की भी डेवलपमेंट देख रहे हो, तो उसकी भी अर्ली स्टेज में आपको वहाँ पर गिल्स नजर आएंगी। हालांकि बाद में वो खत्म हो जाएंगी, एडल्ट तो लंग्स की मदद से ब्रीथ करेगा। लेकिन फिर भी एम्ब्रियोलॉजी देखने के दौरान हमने ये पाया कि फिशेस का फीचर हमारे एम्ब्रियो में हमको नजर आ रहा है, जबकि एडल्ट को इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो इससे उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया कि अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देखते हैं तो इससे एवोल्यूशन की कहानी के बारे में हमको ज्ञान होता है। हालांकि कुछ मामलों में वो गलत थे। उनको ऐसा लगता था कि हम अगर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को देखें, अगर हम रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स की एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट को देखें, तो हमें उनसे सिंपल ऑर्गेनिज्म का एडल्ट अपने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो में नजर आएगा। तो ऐसा नहीं है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस किसी के भी एडल्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। और इसी बात के साथ डिसएग्री किया था कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने। तो वैसे तो अर्न्स्ट हैकेल ने जो बात कही वो सही थी, एम्ब्रियोलॉजी भी एवोल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा एविडेंस है। अगर हम में और फिश में कोई रिश्ता नहीं है, अगर हम फिश से डिसेंड नहीं हुए हैं, तो आखिर जब एक ह्यूमन बेबी डेवलप हो रहा होता है तो उसके पास गिल्स क्यों होती हैं, फिशेस जैसे फीचर्स क्यों होते हैं? आप फिश का, एम्फिबियन का, रेप्टाइल का, बर्ड का और मैमल का बेबी अगर डेवलप होते हुए देखोगे तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं नजर आएगा, बहुत सिमिलर लगेगा अर्ली स्टेजेस में। हालांकि बाद में जाके काफ़ी अलग अलग हो जाते हैं। तो हैकेल का ये कहना सही था कि एम्ब्रियोलॉजी काफ़ी हद तक एवोल्यूशन के बारे में हमको बता सकती है, लेकिन हाँ, किसी का एम्ब्रियो किसी के एडल्ट जैसा नहीं होता है। और इसीलिए इन्होंने, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने अर्न्स्ट हैकेल की इस बात को डिस्प्रूव कर दिया। ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, तो अब हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी भी एक एविडेंस हो गया। तो हमने अभी तक दो एविडेंसेस की बात की, एक तरफ तो अपने फॉसिल्स, दूसरी तरफ हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देखें तो उसके एवोल्यूशन की कहानी के बारे में जान सकते हैं। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी नज़रों के सामने हमको नज़र आ रहे हैं, असल में इनको देख के भी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के भी एवोल्यूशन के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता लग सकता है। और यही बात हम करते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी में। अब काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी बच्चों को हमारे जो एनालोगस और होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं इसमें कन्फ्यूजन आता है। तो नेक्स्ट टाइम हम यही बात करेंगे, यही डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एनालोगस होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, एनालोगस होमोलोगस ऑर्गन का क्या मतलब है, और एवोल्यूशन को समझने के लिए ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। आज की बातें, आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा, ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट टाइम क्या आप एनालॉगी और होमोलॉगी के बारे में पढ़ना चाहते हैं या नहीं, ये भी बताइए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।